अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद अब उस पर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। पुराम में आज मेन मौजू यही होगा जिस पर हम बात करेंगे। एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजर डिसीजन लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि मोहम्मद हफीज़ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। सरफराज जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, दिन ब दिन उनकी तनज़्ज़ुली होती जा रही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नम सी कैटेगरी में पहुंच गए हैं। हैरानकुन तौर पर शादाब खान, जिनकी ना तो कोई परफॉर्मेंस है ना उनकी जो है वो इंजरी के बाद वो अब तक अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वो बी कैटेगरी में मौजूद हैं। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ वुमेन क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। निदा डार, जिनको एजाज़ हासिल हुआ पाकिस्तान की जानिब से, न सिर्फ वुमेंस बल्कि मेंस कैटेगरी में पहली पाकिस्तानी बनी जिनकी 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स हैं। उनसे पूरे लैंडमार्क पे उनके कैरियर में बात करेंगे। साथ साथ आपको पता है कि यूरो कप के क्वार्टर फाइनल का हम सबको बड़ा बेचैनी से इंतजार है। एक दिन के ब्रेक के बाद आज दोनों जो मैचेस खेले जाएंगे, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया उस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ खुशामदीद आपको। इससे पहले कि मैं आपसे बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करूँ, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो मेजर आज की अपडेट्स हैं। कौन इन हुआ है, कौन आउट हुआ है, किसकी तरक्की हुई, तनज़्ज़ुली पहले रिपोर्ट देखिए फिर आके रऊफ से बात करते हैं। इमरान सिद्दीक की आपने रिपोर्ट देखी जो बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट थी, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इजाफे हुए हैं तनख्वाहों में उनका भी जिक्र था। रऊफ, आपकी पहले तो मैं जाहिर जानना चाहूँगा इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मोहम्मद हफीज़ नहीं है, सरफराज सी में चले गए, शादाब खान किसी परफॉर्मेंस के बगैर बी में बरकरार हैं। इसी तरह देखें तो असद शफीक, शान मसूद को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। हारिस सोहेल, इमाद वसीम, हैदर अली भी ड्रॉप हो गए लास्ट टाइम इसी वक्त जब वो इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो उनका बड़ा शानदार डेब्यू हुआ था। आपकी क्या राय है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रही? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस तरीके से ही काम चलता रहेगा और इन पे जो क्रिटिसाइज आ रही है उसका भी जो असल प्रॉब्लम यही है, किसी वजह से आ रही है कि इनका कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कभी किसी को पकड़ कर ले आते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नए को रख लेते हैं, फिर उसको भी निकाल देते हैं। और जब तक आपकी जो पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूटी नहीं होगी और उसमें एक विजन शामिल नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। आप इसी तरह तनकीद आती रहेगी जिस तरीके से अभी मोहम्मद हफीज़ की आप बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब अगर पास के जो प्लेयर्स हैं डिस्कार्डेड है, अगर वर्ल्ड कप में जो नए आगे बड़े टूर्स में जो नए लड़कियां परफॉर्म नहीं कर सके और आपको फिर दोबारा कोई सीनियर प्लेयर वापस लाने पड़े जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, तो फिर इन पर मजीद क्रिटिसाइज आएगा। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि जब तक आप एक विजन सामने रख के काम नहीं करेंगे, और ये जो डांग टपाव पॉलिसी है उस पर अब मेरा ख्याल है कि काम बंद होना चाहिए। इस तरीके से अब काम चलने वाला नहीं है। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देख लें कि चले जो पहली एक कैटेगरी है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जो बी कैटेगरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो पिछले कई सालों से अनफिट हैं, क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, उनके नाम बी कैटेगरी में शामिल कर दिए गए हैं। और बाद ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है और उनको भी जो एमर्जिंग कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया। और इससे पहले ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पास्ट में भी ऐसे होता रहा कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कई ऐसे प्लेयर्स रखे हुए थे जो कि एक एक दो दो साल क्रिकेट खेले ही नहीं किसी भी लेवल पर पाकिस्तान के लिए। ना उन्होंने T20 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, ना टेस्ट क्रिकेट में वनडे में किया, मगर वो दो तीन साल आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहे हैं। तो जब तक इस तरीके से आप सिस्टम चलाएंगे तो फिर उस पर क्रिटिसाइज आती रहेगी आपको। ठीक है रऊफ, अगर हम आपने बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी की, हम कोशिश करते हैं कि वो तस्वीर जिसमें सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक ये चारों डिजर्विंग हैं, इनके परफॉर्मेंसेज हैं और फिर तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं। बट अगर मैं बी कैटेगरी में देखता हूँ तो अजहर अली इस वक्त वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं। हम बात तो बहुत करते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट को फ़रोग देना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट को ये करना चाहते हैं, बट आप उसके जो मेन परफॉर्मर है, सीनियर खिलाड़ी है, उसको आप बी कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसी तरह यासिर शाह, चले उनका थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि उनकी फिटनेस या फॉर्म या खेल नहीं रहे, बट स्टिल अगर वो फिट होते हैं तो क्या आप नहीं समझते रऊफ, पहला सवाल तो ये है कि आप नहीं समझते कि टेस्ट क्रिकेटर्स को, जिनको ना तो बेचारों को PSL खेलने का मौका मिलता है, ना दुनिया भर में वो इंटरनेशनल लीग खेलते हैं, तो मुस्तकबिल में आप क्या पैगाम दे रहे हैं नौजवान क्रिकेटर्स को कि क्या वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलें? दूसरा, शादाब खान और फ़हीम अशरफ की मौजूदगी है बी कैटेगरी में, इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है BCB? देखिए, बेसिक चीज़ जो आपने बात की है कि टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि यही होनी चाहिए। उसमें जो आपकी मेरा ख्याल है कि जो आपका विजन है वो समझ आ जाता है आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट से कि आप उस पर कितनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जब आप अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और उसके ज़्यादा मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और उसको इस तरीके से नॉन प्रोफेशनल अंदाज में चलाएंगे
तो फिर उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो आपकी टेस्ट क्रिकेट पर और जो लॉन्ग फॉर्मेट है उस पर पड़ेगा, और उसमें आपकी जो कारकर्दगी भी डिक्लाइन का शिकार रहेगी, और फिर इस तरह के फैसले भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से जो आपका मोहम्मद अब्बास है, नंबर 1 बॉलर है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी टीम रही है। उसको एकदम डिस्कार्ड कर देना मेरा ख्याल है कि बहुत एक फ्री एंड नाइंसाफी है, क्योंकि मे भी उसके कुछ फिटनेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या उसकी बैड फॉर्म हो सकती है, क्योंकि खिलाड़ियों पे मुश्किल दौर ज़रूर आते हैं कि 5-6 महीने या इस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर सके, मगर जो आपकी जो क्लास होती है वो परमानेंट रहती है, और यही अब्बास की है कि उसकी क्लास परमानेंट है, उसको हर सूरत में किसी ना किसी कैटेगरी में रखना चाहिए था। इसी तरह जो अजहर अली की जस्टिफिकेशन ये दे सकते हैं कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट डिफिकल्ट टीम्स के, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल पर नहीं रही जिससे पाकिस्तान को एक भी टेस्ट मैच इन मुश्किल हरीफ के खिलाफ जीत सकता। तो मैं भी उस वजह से उसको थोड़ा सा डिक्लाइन का शिकार किया हुआ है, और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बी में उसको निकाला है। और इसमें जो सबसे जो मेरे लिए मायूस चीज़ ये है कि कोई भी ऐसा प्लेयर सवाए बाबर आजम के या हसन अली की एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपकी, जो कि टेस्ट क्रिकेट की प्रायोरिटीज पे पूरा उतरे और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में जगह मिले। और ये सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उसके पास बतदरीज जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं या जो लंबा फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनकी कमी होती जा रही है, और ये आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेगा। सरफराज अहमद को अब सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, और एक तो वो खेल नहीं रहे, कन्फ्यूजन दिखाई देता है। रऊफ, एक जानिब तो हम उन्हें सिलेक्ट तो कर रहे हैं पूरे साल से, बट ना तो हम उन्हें खिलाते हैं ना उन पर ट्रस्ट है। एक जगह वो खेले थे बतौर बैट्समैन, उसके बाद फिर उनको ड्रॉप कर दिया। इंग्लैंड में आपको याद होगा खबरें आई थी, वो तीसरा मैच नहीं खेलना चाहते थे कि मुझे एक चांस मिल रहा है, मैं वहाँ फेल हुआ तो मुझे निकाल दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें आपको याद होगा, ये भी आया था। अब वो सी कैटेगरी में मौजूद हैं। क्या है सरफराज के लिए आगे का लाएअमल? आप ही क्या राय है सरफराज से कैरियर पर? उनको सी कैटेगरी में अब जो है वो रेलीगेट कर दिया गया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आप जब मीडिया पे या सोशल मीडिया के ट्रेंड से या प्रेशराइज होकर टीम सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपको इस तरीके के सवालात भी उठेंगे और उनके जवाब भी आपको देने होंगे। जिस तरीके से अभी आजम खान की सिलेक्शन हुई है या इससे पहले शर्जील खान की सिलेक्शन हुई है, या सरफराज अहमद की बतदरीज पाकिस्तान टीम के साथ रहना, उसको ना खिलाने के बावजूद उसको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कैटेगरी में शामिल करना, जबकि दूसरी जानब जो मोहम्मद हफीज़ हैं, जब भी आपने उनको खिलाया उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, मगर वो किसी भी लेवल पर वो शामिल नहीं है उस कैटेगरी में। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बेहतर यही था कि सरफराज को थोड़ा अर्सा पहले ही साइडलाइन कर देना चाहिए था। जब आपके जो एक प्लेयर फ्यूचर प्लान का हिस्सा ही नहीं है और आप उसको बगैर वजह कि आप उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं टीम के साथ, उससे ना सिर्फ एक तो वो डिमोरलाइज होता है, उसकी जो नफ्स है वो मजरूह होती है, दूसरे जो यंगस्टर्स होते हैं जो आने वाले वक्त का जिनका टाइम होता है टीम के साथ रहकर सीखना और इस अमल से गुजरना और उसके बाद टीम का हिस्सा बनना, उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासर होती है और उनका जो कैरियर है वो भी इससे मुतासर होता है। तो अगर आप किसी भी नए लड़के को उसकी जगह पर ओब्लाइज नहीं करेंगे और उसको 1-2 साल साथ रखेंगे, तो जो उसकी जगह लेने के लिए जो सेकंड रिजर्व आपके पास होगा, तो वो बाहर बैठे बैठे 2-3 साल वो उसकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी और कैरियर खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर इनको आपकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, सी कैटेगरी में अगर दीगर ऑप्शन को देखें तो इमामुल हक हैं, नुमान अली की दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने आखिर परफॉर्मेंस दिखाई। इसी तरह आबिद अली ने भी रिकवरी कर ली फॉर्म में। मोहम्मद हसनैन के मुतालिक रऊफ आप ही क्या राय है? चूँकि टीम के साथ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लिमिटेड ओवर्स के अंदर थोड़ा बहुत खिलाया जाता है, परफॉर्म करते, पर उनको भी कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिल रहे। सी कैटेगरी में शामिल हैं, उनके फ्यूचर के हवाले से आप क्या देखते हैं बतौर फास्ट बॉलर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आपकी जो सी कैटेगरी है, इसमें सिर्फ वो प्लेयर शामिल होने चाहिए जो कम अज़ कम 2 जो फॉर्मेट है उनको आपको रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट, और उसमें भी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो कम अज़ कम एवरेज परफॉर्मेंस जरूर होनी चाहिए। मगर जो बाकी प्लेयर्स है जो कभी इन होते हैं कभी आउट, उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल इतनी ज़्यादा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है और ज़्यादातर T20 फॉर्मेट खेलते हैं, तो उन सब के सबको, जिस तरह मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ हैं, या आपके जिनको जो वाइस कैप्टन अभी बनाए हैं शादाब खान है, या इस तरीके के जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, उस्मान कादिर हो गए, जाहिद महमूद है, इन सबको इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल करना चाहिए था। और जिस तरह ये शाहनवाज जानी ये अच्छा इजाफा है जो उसे परफॉर्म करके साबित किया और उसको इमर्जिंग कैटेगरी मिली है। तो इन सब के सबको जो 8, 10, 11 लड़के हैं, इन सबको और या
डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं, इन्होंने पिछले पास 2-3 सीजन में आपके टॉप परफॉर्म किया, चाहे बॉलिंग है, बैटिंग है, विकेट कीपिंग है, उनके लिए भी इमर्जिंग कैटेगरी होनी चाहिए। और ये 10-11 लड़के आपकी इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद होना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त पाकिस्तान की टीम को ये रिप्रेजेंट कर सके और उसका हिस्सा बन सके। ठीक है रऊफ, अगर मोहम्मद हफीज़ की बात करें इसी तरह हम देखें तो ये जो बाकी खिलाड़ी हैं जिनमें इमाद वसीम हैं, हैदर अली हैं, हारिस सोहेल हैं, अब ये पाकिस्तान की टीम में मौजूद हैं। स्पेशली मैं हफीज़ की बात करूं या इमाद वसीम की, या इसी तरह अगर हम बात करते हैं हारिस सोहेल की भी, तो अगर इनको अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला तो आपके ख्याल में अगर आप होते या कोई भी क्रिकेटर हो जो टीम में मौजूद है बट उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना ऑफर किया जाए, तो इससे भी तो आपका बड़ा एक जो मोराल है, आपका कॉन्फिडेंस है, डेंट नहीं होता कि एक जानिब तो आपको टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है। स्पेशली मोहम्मद हफीज़ के साथ तो लगता है कि क्रिकेट बोर्ड की वो जो सर्द जंग है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लोग उन्हें रेट करते हैं कि जब वो वर्ल्ड कप का साल भी है, रऊफ मेरा तो ये पॉइंट है कि वर्ल्ड कप का साल है और इमाद वसीम हो जाएँ या हारिस सोहेल हो जाएँ, या अगर हम बात करें मोहम्मद हफीज़ की, आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में शामिल हैं, तभी आपने उनको स्क्वाड में रखा है। बट ये लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट हैं, हम क्या पैगाम दे रहे हैं? मतलब क्या इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है? ये लड़के भी क्या फील कर रहे होंगे? देखिए, जो बेसिक चीज़ है उसमें ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो खुद भी डबल माइंडेड है और उसकी कोई जो एक सहमत मुतय्यन नहीं है इन प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि वो इन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की थी जितने भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको डिस्कार्ड करके जितने भी जूनियर्स हैं उनको इनकी जगह पर ओबलाइज किया जाए। पिछले 2-3 साल आप अगर कंसिस्टेंटली जो टॉप टीम्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज आकर देखें तो उसमें जितने भी यंगस्टर्स हैं मिडल आर्डर में या ओपनिंग में या आगे पीछे जो ऑलराउंडर्स हैं, उनमें नए लड़कियों को उन्होंने चांस दिया, मगर उनको उनकी कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं रही। अब इसमें जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो आपका नेशनल क्रिकेट अकेडमी पे या हाई परफॉर्मेंस सेंटर या आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर आ जाता है कि जो कि उनकी जो रिप्लेसमेंट है उसको तैयार नहीं कर सका और प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सका। क्योंकि यही जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान टीम के साथ, जिसमें मिसबा है या वकार यूनुस या यूनुस खान वगैरह है, ये पिछले 10-15 साल से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल रहे थे और इनकी ही जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान टीम को अपनी रिप्लेसमेंट तैयार करके देकर जाते। अब मसला क्या हुआ कि जब इन्होंने नए लड़कियों को ट्राई किया और वो सारे फेल हो गए और आगे एक मेगा इवेंट आ गया, अब इनको यह थ्रेट है कि अगर हम इस मेगा इवेंट में परफॉर्म नहीं कर सके तो हमारी जो सीट्स हैं या जो हमारी पावर है उसको उससे खतरा होगा और हम अपने जो ओहदे हैं वो खो देंगे। अब उसकी वजह से इनको नए लड़कों की कुर्बानी देनी पड़ी और जितने भी सीनियर्स हैं उनको वापस लाना पड़ा। अब प्रॉब्लम इनके लिए ये हो रहा है कि जो सीनियर्स हैं उनके बारे में भी, उनके फ्यूचर के बारे में ये शूक शबात के शिकार है। इस वजह से इनको ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख रहे क्योंकि इनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। मगर टीम में खिलाना भी इनकी इसलिए मजबूरी बन रहा है कि जो इन्होंने यंगस्टर तैयार किए थे वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सके और आगे मेगा इवेंट आ रहा है, उसमें इनको जो सीनियर प्लेयर है उनकी जरूरत है। तो ये खुद ही मेरा ख्याल है कि बोर्ड के जो मैनेजमेंट है वो एक डबल माइंडेड है और वो खुद भी एक मसले का शिकार। ठीक है, हैदर अली की मैं ज़रूर बात करूंगा आपसे, फिर असद शफीक की बात भी करेंगे, क्योंकि देखा ही जाता है रऊफ के चढ़ते सूरज के पुजारी वाली बात है कि सब लोग इनफॉर्म प्लेयर को जो है ना वाह करेंगे, उसको शाबाशी मिलेगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसको ऑब्वियसली तनज़ली और तरक्की भी मिल जाती है। बट अगर हैदर अली की आप मिसाल देखें कि अभी भी वो इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल थे, आप उन्हें समझ रहे थे कि वो आपके जो है ना वो एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं पोटेंशियल जो T20 में तेज़ खेलते हैं। गुज़िश्ता साल इसी वक्त वो इंग्लैंड में डेब्यू पे 50 करते हैं, बट आप उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही आउट कर दें तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक हीरो और ज़ीरो वाली कहानी चलती रहेगी कि एक तरफ आप लेके जाएं, डेब्यू कराएं, उन्हें फ्यूचर रेट करें, दूसरी जाने फिर आप उन्हें स्क्वाड में ही ना रखें और उसके बाद फिर आप उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दें? सो इस तरह तो अगर आप हर साल करते रहेंगे तो कोई आपके यंगस्टर ग्रूम हो सकेंगे? देखिए, इसमें बेसिक बात आ जाती है कि जो आपकी बेसिक स्ट्रेटजी प्लान नहीं है, किसी पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे पूछने वाला भी कोई नहीं है कि आप बिल्कुल एक जो नए लड़के होते हैं उनको क्यों आप पाकिस्तान टीम में टेस्ट कैपे या इंटरनेशनल कैपे या T20 कैपे पाकिस्तान की बांटते फिर रहे हैं। जब आपको पता है कि बाज़ लड़कों की जो परफॉर्मेंस है या जो उनकी टेक्निक्स हैं वो डाउटफुल हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो सकते हैं, तो फिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को आप जग नसाई का निशाना बनाते हैं? क्योंकि किसी दौर में हमने देखा कि अगर पाकिस्तान की जो 13-14 रुकनी स्क्वाड होता था उसमें सिर्फ एक प्लेयर को शामिल करना होता था और उससे कुछ 2-2 माह की डिस्कशन होती थी कि फलाने प्लेयर को हम हिस्सा बनाने वाले हैं और उस प्लेयर के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड भी डिस्कशन करता था, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी डिस्कशन करती थी और आपके नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम उसके बारे में बात कर रहा होता था कि ये आगे आने वाले फ्यूचर प्लान का हिस्सा पाकिस्तान टीम का पार्ट बनेगा। अब तो मेरा ख्याल है कि एक अंधेर नगरी और चौपट राज आप कह सकते हैं कि
जो आता है, चाहे एक मैच खेला, चाहे फर्स्ट क्लास मैच खेला या एक T20 परफॉर्मेंस की हुई है उसने, उसको उठाते हैं, पाकिस्तान टीम में शामिल कर देते हैं। अगर तो वो परफॉर्म कर गया, अब देखें कि 100 में से कोई एक भी परफॉर्म नहीं करता, तो वेल एंड गुड है, फिर इनका नाम लग जाएगा कि इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो डिस्कार्डेड हो जाते हैं 1-1, 2-2, 4-4 मैच खेलने के बाद, क्योंकि उनकी टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क है, इसको कुछ सीरियस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हाई मैनेजमेंट है उसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेंटर वाले से आपने अब्दुल रऊफ का बड़ा दबंग तजिया सुना कि कौन से खिलाड़ी किस बुनियाद पर आए हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट की है इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। आप ही क्या रहे, आप भी आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए फीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम रिप्ले में। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो निदा डार, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से पहली ना सिर्फ वुमेन बल्कि मेंस में भी किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, 100 इंटरनेशनल T20 विकेटें मुकम्मल की, उनसे खुसूसी बातचीत करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में कुछ आमदेद। तो मेंस के बाद जनाब बात करते हैं कुछ वुमेंस क्रिकेट की। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और दूसरा T20 अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। पाकिस्तान को पहले T20 में शिकस्त हुई थी, लेकिन उस मैच की खास बात यह रही कि निदा डार, पाकिस्तान की ऑफ स्पिनर, वो पाकिस्तान की जानिब से पहली इंटरनेशनल बॉलर बनी, यानी कि वुमेंस और मेंस में जिन्होंने इंटरनेशनल T20 में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल की। उन्हें मुबारकबाद देते हैं। निदा के साथ हमने गुफ्तगू की, उनके जो ख्यालात थे, मुख्तलिफ सारे जो मामलात हैं क्रिकेट के भी, वुमेन क्रिकेट के, उनकी अचीवमेंट पे, उन पर उनसे हमने राय मांगी थी। तो पहले तो निदा से जब हमने जानना चाहा कि जो विकेटें जो उन्होंने मुकम्मल की हैं उस पर उनकी क्या राय है, कितनी खुशी है, आइए आपको दिखाते हैं क्या जवाब था उनका। वालेकुम सलाम जी। हर बॉलर का एक एम होता है और एक एम्बिशन होता है कि वो पाकिस्तान के लिए ऐसी अचीवमेंट्स लेकर आए और एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करे जिसके लिए जो आने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं वो उससे इंस्पायर हों। और आई गेस एक माइलस्टोन था जो कि कंप्लीट किया। मुझे पता नहीं था कि लड़कों में किसी ने 100 विकेट्स T20 में ली हैं या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि पाकिस्तान में पहली मैं हूँ जिसकी 100 विकेट्स होंगी पूरी। तो मेरे लिए दी बेस्ट मोमेंट्स थे और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। मैं जितनी देर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उतनी देर में पाकिस्तान के लिए अच्छी विक्ट्रीज भी लेकर आऊँ और ऐसी ही अच्छी विकेट्स मैं लेती रहूँ जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा भी हो। तो वुमेन क्रिकेट आपको पता ही है कि पिछले 10 सालों में ही पाकिस्तान में इसका राइज हुआ। तो निदा से जब हमने पूछा कि क्या वो समझती हैं कि इस जो माइलस्टोन को जिन्हें अचीव किया, इतनी बड़ी उनकी माशाल्लाह ये अचीवमेंट है, किसको वो समझती हैं कि इसका क्रेडिट जाता है और कौन वो इनके कोचेज़ हैं या फैमिली या खिलाड़ी जिन्होंने उनको बैक किया। निदा का क्या जवाब था, आइए आपको दिखाते हैं। सारी बात है जी, इतने स्पेशल मोमेंट पे तो आपको हर वो बंदा याद आता है जिसने आपकी इस मेहनत पे और इस जितनी भी इस कामयाबी पे आपका साथ दिया हुआ है। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं और हमेशा से जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट होती है सबसे पहले उनका नाम मुंह से निकलता है। और ऑब्वियसली जितने भी टीममेट्स और जितने भी कोचेस साथ गुजरे हुए हैं जिन्होंने हमें मेहनत हमारे साथ की हुई है, ऑब्वियसली उनको हमेशा याद रखा जाता है। और बहुत मेहनत है उनकी भी इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ देम। दिल से शुक्र अदा करती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश भी की है। एंड और थैंक्स टू ऑल कोचेस एंड स्पेशल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, जो कि हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा से मुझे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए एम्फसाइज करते आए हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ देम। और बहुत बहुत शुक्रिया PCB का जिन्होंने मुझे हमेशा प्लेटफॉर्म दिया ऐसा और ऐसे मौके दिए जहाँ पे मैं अपनी इस तरह की हिस्ट्री क्रिएट करती रहूँ और इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाती रहूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही निदा, क्योंकि जिन लोगों ने आपको पहले दिन से या शुरू में आपको हौसला दिया, सपोर्ट किया, तो ज़रूर उनको इस मौके पर याद करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ आप अपनी ये परफॉर्मेंस किसको डेडिकेट करेंगी, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? हर परफॉर्मेंस के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि मेरे पेरेंट्स इस परफॉर्मेंस के पीछे हैं और स्पेशली मेरे फादर, मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी इस परफॉर्मेंस को। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छे मौके दिए पाकिस्तान लेवल पे खेलने के और इस लेवल पे खेलने के लिए हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया ताकि मैं पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री क्रिएट कर सकूँ। तो मेरी ये जो डेडिकेशन थी थ्रू माय फादर और मेरे घर वालों की तरफ से थी। दैन आई वांट टू डेडिकेट दिस परफॉर्मेंस टू माय फादर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर देखा जाए गुज़िश्ता तकरीबन 1 से 2 साल में वुमेन क्रिकेट पर काफ़ी तवज्जो दी है। ना सिर्फ इनके जो
मुआवजे बढ़ाए हैं, बल्कि अब फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग होती है। उसी तरह जैसा मेंस क्रिकेट टीम की तकरीबन इसको इक्विवेलेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी डिस्कस होती है वुमेन टीम की। और निदा से जब हमने पूछा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान टीम से अब एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी, अगर आप ओवरऑल देखें वर्ल्ड में भी जितनी भी लड़कियां अब आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्यून अप होके आ रही हैं और स्किल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त हैं, फिटनेस बहुत अच्छे काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल लड़कियों पे बहुत इन्वेस्ट भी किया जा रहा है और उनकी गेम को इन्हांस किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है ये दी बेस्ट स्टेप है पीसीबी की तरफ से भी, जो अभी भी उन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ पाकिस्तान ए टीम का बी टूर करवाया और वेस्ट इंडीज़ की ए टीम के साथ उनके मैचेस हैं। तो दी बेस्ट चीज़ें हो रही हैं, टाइमली हर चीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है और आई गेस लड़कियां भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हो रहा है लड़कियों को। अदर थिंग है इसके पीसीबी बहुत ज़्यादा पीसीबी लड़कियों पे इन्वेस्ट भी कर रहा है और इन फ्यूचर भी लड़कियों पे बहरहाल इन्वेस्ट ऐसे ही करेंगे और आई गेस लड़कियां भी इन रिटर्न पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, दी बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा फ्यूचर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम और लड़कियों का माशाल्लाह फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, सिक्योर भी है और अब तो हर फील्ड में लड़कियां आ रही हैं, एम्पायर्स बन रही हैं, रेफरीज बन रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं, कोचेस बन रही हैं। इसके अलावा मैं अगर पर्सनली अपनी अगर फ्यूचर को देखती हूँ तो आई वुड लाइक टू बी अ कोच किसी भी टीम का। और इसके अलावा मुझे एम्पायरिंग का बड़ा शौक़ है, अगर एम्पायरिंग की तरफ भी थोड़ा सा रुझान हो तो मेरा ख्याल है कि ये भी दी बेस्ट एक मौका है कि आप इस फील्ड में भी अपने आप को मनवाएं। आखिर में करंट सीरीज़ के हवाले से निदा से हमने पूछा कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो इस वक्त सीरीज़ चल रही है उसके हवाले से उनकी क्या राय है, आपको दिखाते हैं। जी, करंट सीरीज़ में भी हमारा यही एम है कि हम इंशाल्लाह ताला मैचेस को अच्छे नोट पे फिनिश करें और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हुए हैं एंड आई होप के बटन पीसेस में हमारी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मैचेस में हम जिन चीज़ों पे लाइक कर रहे हैं उन चीज़ों पे ज़रूर काम करेंगे और अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से हम नेक्स्ट मैचेस में उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं ऐसा परफॉर्म करूँ कि पाकिस्तान को मैचेस विन कराऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपका, और आपको पाकिस्तान वुमेन टीम को बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सीरीज़ एंड फॉर द कमिंग सीरीज़। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यूरो कप के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और मेंस और वुमेन क्रिकेट के बाद बात करते हैं यूरो कप के क्वार्टर फाइनल्स की, जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। और आज ये क्वार्टर फाइनल मरहला शुरू हो रहा है और चारों टीमें जो आज खेल रही हैं चारों एक दूसरे को हराने की सलाहियत रखती हैं। बहुत सारे जाइंट्स बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से, बट स्टिल इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ अभी हम कह सकते हैं देखना बाकी है, क्योंकि कोई क्लियर फेवरेट दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जर्मनी बाहर हो गया है, फ्रांस बाहर हो गया है, पुर्तगाल बाहर हो गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, बट जो टीमें मौजूद हैं शायद अब यही इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट है कि इनमें से कौन सी टीम इस बार जो है वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब होगी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आकर अपने एक्सपर्ट से बात। तो बड़े सनसनीखेज मैचेस रहे जिनकी आपने कुछ झलकियां भी देखी और तलाल डार हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक पहले तो बात करते हैं स्विट्जरलैंड स्पेन की मैच की। तो ये क्वार्टर फाइनल और स्पेन ऑब्वियसली पिछले अगर हम 10-15 सालों में देखें काफ़ी बड़ी टीम बन के उभरी, बट स्विट्जरलैंड की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में रही है। तलाल, आप क्या समझते हैं स्पेन को कितने बड़े खतरे का सामना है? वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट टीम थी, 2 बार यूरो कप जीत चुके हैं और की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल में आई। एक प्रेशर होगा, एक और भी बहुत सी मतलब जो है आपके सामने आती हैं चीज़ें जब आप पहली बार इस स्टेज के ऊपर इतने आगे पहुंचते हैं। तो स्पेन की टीम इसलिए फेवरेट है। अगर दूसरा मैच ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बेल्जियम वर्सेस इटली, बहुत ज़्यादा इंतजार बेल्जियम की टीम करेगी कि अगर केविन डी ब्रूने और ईडन हज़ार्ड दोनों वापस आ जाते हैं, क्योंकि दोनों अभी इस वक्त पूरी तरह से फिट नहीं है। तो बेल्जियम इस वक्त दुआएं कर रहे होंगे कि दोनों फिट हो जाएं, वरना इटली की टीम का आपको पता है कि इतना ज़बरदस्त डिफेंस है कि लगातार 1168 मिनट उन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं करवाया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में जाके वो उनकी स्ट्रीक खत्म हुई। बिल्कुल, इटली का चूँकि मैं बड़ा फ़ैन हूँ तलाल, तो मैं थोड़ा यहाँ पे हल्का सा बायस भी हो जाऊँगा, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं तलाल कि इटली ने जो वर्ल्ड कप मिस किया था और लग ही रहा था कि इटली की फुटबॉल थोड़ा पीछे चली गई, बट जो इटली की इस
यूरो कप में परफॉर्मेंस है। आपने इनके कॉम्पैक्ट डिफेंस का भी जिक्र किया, हमेशा बहुत अच्छी डिफेंस फुटबॉल खेलते हैं, बड़ी मार्किंग के साथ, और डिफेंस के अंदर बड़ी इनकी एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक इनकी पूरी की पूरी सेटअप बना होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मैच बड़ी हद तक इस चीज़ का तयन करेगा, बेल्जियम इटली का? एक तो ख़तरनाक मैच भी आई थी, दोनों बड़ी टीमें आमने सामने आ गई, बट हम कह सकते हैं कि इटली के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो जो इन्होंने अपनी साख खोई थी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करके, ये यूरो दोबारा से इनको एक जाइंट के तौर पे वापस लेकर आएगा। जी बिल्कुल, ये मैच बेसिकली बेल्जियम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों का और इटली के डिफेंस का ही होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि रोमेलू लुकाकू है, इंटर मिलान को इस दफ़ा उन्होंने इटालियन लीग जिताई है, तो उनको इटली के प्लेयर्स बड़ी अच्छी तरह से उनसे वाकिफ हैं, क्योंकि उन्हीं की लीग में वो खेलते हैं, लुकाकू जो कि बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई होगी कि हमने लुकाकू को काउंटर किस तरह करना है। फिर थॉर्गन हज़ार्ड हमने देखा कि पुर्तगाल के खिलाफ जिस तरह उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में ज़बरदस्त किस्म का गोल किया था, उनके लिए भी उन्होंने ज़रूर एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो मुश्किल से 1 या 2 गोल होंगे इस मैच के अंदर। हमें उस तरह जिस तरह प्री क्वार्टर फाइनल में हमने गोल स्कोरिंग फेस्टिवल देखा था, वो देखने को नहीं मिलेगा। एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस होगा, जिसने 1 गोल कर लिया वो उतारना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इटली की हमेशा से ये फुटबॉल रही है और बड़ी क्लासिकल फुटबॉल खेलते हैं, और यकीनी तौर पर तलाल ये जो दोनों मैचेस हैं दोनों ही टफ मैचेस हैं, और इवन आपस में भी खेलना है जो इसके विनर होंगे। दूसरी जाने अगर हम बात करें, मुझे नहीं पता आप इंग्लैंड के फ़ैन हैं या नहीं, बट इंग्लैंड का जो भी फ़ैन है वो तो इस वक्त कहते हैं ना ललचाई हुई नज़रों से यूरो कप को देख रहा है कि बड़े अरसे बाद इंग्लैंड का बड़ा ज़बरदस्त चांस है, चूँकि आज का मैच भी, कल का मैच सॉरी, यूक्रेन के खिलाफ और फिर चेक रिपब्लिक या डेनमार्क से सामना होगा, तो इटली, बेल्जियम या स्पेन से नहीं खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक इंग्लैंड की जो बड़ी जीत थी जर्मनी की, उसका उनको फ़ायदा ये भी हो रहा है कि उनका जो अब यहाँ से वे फॉरवर्ड है वो इतना मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक इंग्लैंड के कल के मैच की अगर बात करें, इट्स अ वंडरफुल चांस फॉर देम। जी बिल्कुल, इंग्लैंड के लिए इससे ज़्यादा बेहतर चांस कुछ बिल्कुल भी नहीं आना। इजी उनका क्वार्टर फाइनल है, उसके अलावा सेमीफाइनल भी उनका चेक रिपब्लिक या डेनमार्क में से आएगा। तो दोनों, दूसरी तरफ दोनों टीमें बहुत टफ होंगी, इनको इजी मैचेस मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इनका होम ग्राउंड है। इनको सेमीफाइनल भी अपने होम ग्राउंड लंदन में वेम्बले में खेलने को मिलेगा, फाइनल भी इनके होम पे होगा। हमने इनको मोटिवेट कर रहे हैं, और उनके प्राइम मिनिस्टर हर एक की जुबान पे एक ही नाम है कि इस दफा आपने यूरो कप लेके आना है। और दूसरी एक बात इंग्लैंड की फेवर में ये जाएगी कि मेसन माउंट जो कि चेल्सी के मिडफील्डर हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। कोरोना की वजह से उनको क्वारंटीन किया गया था और कुछ मैच वो नहीं खेले थे, वो भी आ जाएंगे। और डिफेंडर हैं बेन चिलवेल, इन दोनों ने कोरोना की वजह से मैचेस मिस किए थे, अब ये भी वापस। तो इंग्लैंड के लिए बड़ा जबरदस्त बूस्ट है और इससे बेहतर चांस नहीं आएगा। ठीक है तलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यूरो कप के दोनों क्वार्टर फाइनल भी इंतजार कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि इंग्लैंड को बड़ा एडवांटेज हासिल है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक मैच में अर्ली गोल कंसीड कर दें, तो यही जो होम ग्राउंड और जो प्राइम मिनिस्टर या रॉयल फैमिली सब बैठे होते हैं, प्रेशर भी होता है। बहरहाल इंग्लैंड के पास वंडरफुल चांस, क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको कम से कम फाइनल तक रसाई की नहीं मिलेगी। बाकी जीत या हार जो है फाइनल की, वो तो बहरहाल किस्मत या नसीब की बात भी हो सकती है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।